हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट 3। माने अभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 के अंदर हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली पार्ट 3 के अंदर कुछ नया ही आने वाला है, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाने से पहले हम 2 मिनट पार्ट 1 और 2 का थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। चलो ठीक है। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या सीखा, सर्कुलर मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने क्या सीखा, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन के टाइप्स कितने, यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। उसके अंदर 2 में क्या सीखा हमने 2 में देखा कि एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोनिकल पेंडुलम तक हमने सीख लिया। बट नाउ अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है रोटेशनल डायनेमिक्स ऑफ पार्ट 3, जिसके अंदर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कंसेप्ट आई है। अब आप बोलेंगे सर हमने इसके पहले सर्कुलर मोशन देखा, सर्कुलर मोशन के 2 टाइप देखे, यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, बट व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है। अभी तक जो हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे वो था ओनली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कौन सा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। देन अब अपन पढ़ने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस क्या है, आप अगर थोड़ा सा ज्ञान होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं स्टिल बता देता। लेट्स सी, अगर पार्टिकल है P, ये सेंटर C, ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल P सेंटर C को हॉरिजॉन्टली एक राउंड मार रहा है, एक चक्कर मार रहा है एक टाइम के अंदर, तो वो कौन सा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सर्कल कौन से फॉर्म में है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। सेम कंसेप्ट वहाँ पर हमने सीखा क्या, एक रिजिड सरफेस है, रिजिड सरफेस को अपन ने एक वायर को एक बॉब लिया और बॉब क्या कर रहा था, एक सर्कल परफॉर्म कर रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। पिछले पार्ट के अंदर हमें कंसेप्ट पूरी पता है। तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एक सर्कल, बट कौन सा मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब हम जो सर्कुलर मोशन सीखने वाले वो है वर्टिकल। अगर आप मेले में कहेंगे एक झूला रहता है, आपको याद होगा, 2 मिनट, झूला आपने देखा होगा, यस और नो, गोल झूला रहता है जिसके अंदर यहाँ पर ऐसे एक बॉक्सेस रहते हैं जो अपने, जिसके अंदर अपन बैठ सकते हैं, और वो क्या परफॉर्म करता है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बराबर, अपन इसके अंदर बैठते हैं, दिन ऊपर जाते हैं, दिन नीचे आते हैं, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। तो ये कौन सा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन के बारे में हमें चर्चा करनी है, यस और नो। अब उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर जो है उस किसके बारे में चर्चा करनी है हमें। अभी तक हम कोनिकल पेंडुलम हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर क्या था, टाइम पीरियड फाइंड करो, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो, यस और नो। फिर इसके अंदर हम क्या फाइंड करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम जो फाइंड करने वाले वो है जो पार्टिकल है, पार्टिकल हम 3 पॉइंट हमने कंसीडर किया। एक अपर मोस्ट टॉप, यस और नो, टॉप पॉइंट हुआ, एक एकदम बेस वाला पॉइंट जो लोअर है, और एक मिडवे बीच वाला पॉइंट। अब यहाँ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी एक कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ए पे पॉइंट है, अगर हमारा पार्टिकल ए पे है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि वो एक लीनियर मोशन परफॉर्म करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यस और नो। तो वहाँ पर उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, नीचे उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, और मिडवे के अंदर उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, ये फाइंड करना है, कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड फाइंड द वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट, मिडवे पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, तो आपको इतना आंसर लिखना है। पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है वो अपन यहाँ समझ लेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देन अपने को बाद में क्या फाइंड करना है, उसके बारे में उसकी एनर्जीज। अब आपको सिलेबस के अंदर पिछले साल एनर्जीज भी थी, इस साल एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल हो गई 11th के अंदर। बट नाउ अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो पॉइंट ए बी सी, थोड़ा डायग्राम को देख के आपको एक अज्यूम करो, ये वो झूला है, ये जो झूला बताया मैंने, वो झूले के जैसा इसको अज्यूम करो। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये लोअर मोस्ट, और ये मिडवे। ये ए माने टॉप, बी माने लोअर, सी माने मिडवे। अब V1 क्या है, V1 यहाँ पर V1 नाम देता हूँ। V1 माने वेलोसिटी एट टॉप, V2 माने वेलोसिटी ऑफ B मतलब लो, और V3 माने मिडवे, वेलोसिटी ऑफ V। R रेडियस है, T माने टेंशन, यहाँ टाइम है क्या, नहीं, यहाँ है टेंशन। जो अपन जब ऊपर जाते हैं तो जो स्टिंग है, या फिर अपन इसको दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर मैं एक रस्सी को एक बॉब बांध लूँ और उसे एक वर्टिकली घुमाऊँ, तो वो क्या दिखेगा, लाइक दैट दिखेगा, एक स्ट्रिंग रहेगी जिसमें टेंशन आएगा, क्या आएगा, टेंशन। mg क्या है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल का वेट, यहाँ भी क्या है, mg वेट। ओके, डायग्राम के बारे में हो गया। चलो अब ये सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, कंसिडर ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कीजिए, हैविंग मास m, वो
उसको क्या होना चाहिए, मास, ऑब्वियसली मास होना है। टाइड एट द एंड ऑफ मासलेस इनएक्सटेंसिबल, यहाँ से ध्यान दीजिए, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग है जो कैसी है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो ताने जाएंगे क्या, नहीं, उस पर ज़्यादा अगर अपन उसको बांधते उसकी लेंथ बढ़ेंगे क्या, नहीं, उसको बोलते हैं इनएक्सटेंडेबल। और मासलेस माने अज्यूम करना पड़ता है एकदम लोअर मास, पॉइंट मास की, जिसको मासलेस कहते हैं हम। एंड व्हील इन द वर्टिकल सर्कल, उसको घुमा रहे हैं हम एक वर्टिकल सर्कल के अंदर। ऐसा एक अज्यूमेशन करें अपन, एक कंसिडर किया ऑब्जेक्ट हैविंग मास m टाइड एट द एंड ऑफ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड व्हील इन द वर्टिकल सर्कल, उसको घुमाया तो वो डायग्राम ऐसी बन गई। हमने डायग्राम के बारे में चर्चा कर ली, डायग्राम आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर इसको देखे हमने डायग्राम को या फिगर को देखे तो हमें क्या दिखता है। अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट के ऊपर देखेंगे। पॉइंट ए के ऊपर देखो, पॉइंट ए के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, जो पार्टिकल है उसका वेट नीचे जाएगा, ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, नीचे, तो कितना mg। और टेंशन भी कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। जब अपन ऊपर जा रहे हैं तो सेंटर के ऊपर टेंशन आएगा, वो नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर क्या आता है, टेंशन, तो टेंशन भी नीचे और मास भी नीचे। ओके, टेंशन यहाँ पर आता है सेंटर के ऊपर, और उसकी वेलोसिटी कितना है, ये साइड में, टॉप का हो गया। अब बेस में देखो, बेस के अंदर पार्टिकल है नीचे, तो ऑब्वियसली उसका वेट भी नीचे। देखो इसका नीचे था और इसका उससे भी नीचे, ऊपर जाने वाला है का वेट नहीं, ग्रेविटी माता नीचे खींचने वाली उसे, तो ये कहाँ गया, नीचे। उसका टेंशन कौन सा साइड है, ऊपर साइड। किधर है, ऊपर, सेंटर के ऊपर टेंशन जाता है, यस और नो। बट यहाँ पर तान, यहाँ पर भी टेंशन आता, यस और नो, ये दोनों के बीच में आता टेंशन, क्योंकि क्या, ड्यू टू वेट, वेट की वजह से उसे नीचे खींच रहा है और टेंशन उसे ऊपर खींच रहा है। अब इसके यहाँ पर देखें, ऊपर यहाँ पर क्या है, mg वेट, और यहाँ पर क्या है, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने सीखा अगर कोई परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, माने पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, दिस नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उसके ऊपर क्या एक्ट्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको ऊपर खींचना चाहता है। आप बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल भी ना, बट अपन सेंट्रीपिटल क्यों नहीं अभी सोच रहे हैं, क्योंकि mg है और T1 है, इसको बैलेंस के जैसे हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर देखा हमने C पॉइंट के ऊपर, तो वेलोसिटी ऊपर साइड और इसका वेट नीचे के साइड, वेट नीचे की साइड, तो डायग्राम के बारे में हो गया। अब जो मैंने बताया वही अपन ने यहाँ पर लिखा। देखो एट फिगर T1 प्लस एट फिगर टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट के ऊपर देखो T1 प्लस mg, T1 भी नीचे mg भी नीचे, उसको बैलेंस कौन कर रहा, mv²/, मतलब mv²/r बैलेंस दिस टू टर्म्स, यस और नो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता है, ये दोनों का सम इक्वल्स टू दिस, बैलेंस का मतलब इक्वल T1 प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r। अब अपने को T1 के टर्म में क्वेश्चन होना, तो mg को हम इधर भेज देंगे, तो प्लस mg इधर आने के बाद माइनस mg। क्या इक्वेशन फर्स्ट आपको समझ में आई, यस और नो, वेरी सिंपल। इसकी तरफ देखो, ऊपर वाले की तरफ आपको इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई होगी। अब T2 क्या है, T2 देखो, T2 ये नीचे, T2 जा रहा है ऊपर, mg जा रहा है नीचे, यस और नो। और सेम टाइम जैसा इसको ऊपर खींच रहा कौन है, mv²/r, तो नीचे खींचने वाला भी कौन है, mv²/r। अभी बताया नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यस और नो। तो T2 को कौन बैलेंस कर रहा है, ये दो टर्म्स बैलेंस कर रही है, यस और नो, mv²/r इंटू mg प्लस mg, मतलब T2 को बैलेंस कर रही है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता T2 इक्वल्स टू क्यों डाला, क्योंकि बैलेंस हो रहा है पॉइंट पे, mv²/r प्लस mg, mv²/r प्लस mg। क्या आपको सेकंड वाली इक्वेशन भी समझ में आ गई, यस और नो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कैसे समझ में आया। अब ये तो हमारा था बेसिक, डायग्राम को देख के हमने इतना निकाला, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं हम, नाउ एट टॉप पोजीशन, अब सिर्फ टॉप पोजीशन की बात कर रहा मैं, ओनली टॉप पोजीशन। वहां पर टेंशन होता है 0, याद ही रखना है आपको। मैं क्यों होता है बताता, बट आपको क्या याद रखना है, अगर टॉप पे टेंशन होता है 0, अगर अपना पार्टिकल ऊपर है, यस और नो, तो उस पार्टिकल के ऊपर कोई दबाव है क्या, उसे एक बंदा है जो ऊपर खींच रहा है और एक वेट है नीचे, यहाँ पर टेंशन का कुछ लेना देना नहीं है। टेंशन है बट कहाँ पर, सेंटर के ऊपर। क्यों सेंटर के ऊपर, क्योंकि वो उससे बांधा हुआ है, यस और नो। मतलब टॉप पोजीशन के ऊपर टेंशन कितना होता है, 0, यस और नो। अब ये कंसेप्ट आपको याद है। अब टेंशन 0 है, अपनी इक्वेशन 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r। तो T1 मतलब टेंशन एट टॉप पोजीशन, अभी बताया टेंशन एट टॉप पोजीशन इज 0, पुट 0, T1 की जगह 0 पुट किया, प्लस एज इट इज mg एज इट इज mv²/r। देखा जाए तो 0 तो कैंसिल हो गया, इधर भी m, इधर भी m, mm गेट कैंसल,
तो इधर क्या बचा ओनली जी, नीचे क्या है आर, आर डिवाइडेशन में, इधर जाने के बाद क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन म्हणजे आर जी, क्या हुआ आर जी। इधर क्या बचा ऊपर v1 का होल स्क्वायर, v1 का होल स्क्वायर, ऐसा ना v1 स्क्वायर, नीचे का आर गया इधर आर जी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी। इसे फ्लिप करके ऐसा लिखा वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, समझ में आ रहा है आपके, ये जो था उसको सिर्फ फ्लिप किया, और स्क्वायर इधर जाने के बाद होता है स्क्वायर, बेसिक गणित है, क्या है बेसिक गणित। तो क्या मिल गया अपने को v1, क्या मिला v1, v1 का माने क्या वेलोसिटी और टॉप पोजीशन, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होंगी v1 कितनी अंडर रूट आर जी। अगर मेरे को यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो अंडर रूट आर जी। अगर अपन मेले में गए और झूले में बैठे जब अपन टॉप पोजीशन पे होते हैं तो अपनी वेलोसिटी कितनी होती है अंडर रूट आर जी। अब आप बोलेंगे से फाइंड कैसे करना है, जो सेंटर होता है उसका सेंटर लाइक दैट सेंटर होता है, यस और नो, उस सेंटर से लेके अपना डिस्टेंस माने क्या रेडियस, उस रेडियस को और अपनी ग्रेविटी कितनी 9.81 दोनों का मल्टीप्लाई करने का, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का, आपको क्या मिल जाएगा वहाँ पर की लीनियर वेलोसिटी मिल जाएंगी। तो v1 आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अपन बॉटम पे, तो आपको समझ में आ गया, बहुत इजी था, समझ में आया कैसे फाइंड किया, टेंशन जीरो था। अब बॉटम के ऊपर अपन आते यस और नो। अब अपना जो पार्टिकल है वो ऐसा आ रहा है यस और नो, ऊपर से नीचे आ रहा, ग्रेविटी माता की वजह से वो कहाँ आ रहा है नीचे, यस और नो। जब वो नीचे आता है तो क्या होता है देखो, देयर इज एन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो जो टॉप पे था तो उसकी कंडीशन क्या थी, टेंशन जीरो है, और जब वो बॉटम पे है तो उसकी कंडीशन क्या है, देयर इज एन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे अपना पार्टिकल नीचे आता है तो उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पार्टिकल एक रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एक मोशन में आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएंगी। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, अगर पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, सडनली परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या होता है, व्हाट काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर वो रेस्ट के साथ जा रहा है, रेस्ट में जा रहा है, तो वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, कंडीशन 2 क्या है, देयर इज एन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लॉ, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पता होगा, दोनों जब कोई चीज़ की एनर्जी कम होती है तो वो बढ़ती, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल, एक कंजर्वेशन लॉ है। तो यहाँ पर लिख सकते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो चेंज इधर आ रहा है वही चेंज इधर आ रहा है, वो क्या होते हैं, बैलेंस। वो कौन सा लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ है। तो ठीक है, अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर थी mgr, जैसे जैसे नीचे आ रहा हो कौन से होगी, वो -mgr, कम हो गई ना, चेंज आया, मैं भी बताएगा वो क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हुई, वो कम हुई, तो क्या लिखा मैंने, mgr, चेंज माने माइनस, mgr माइनस mgr, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या है कि यहाँ चेंज इन, ऊपर की काइनेटिक एनर्जी माइनस नीचे की, ऊपर की क्या है mgr, नीचे की क्या है -mgr। क्यों जीरो होते आई, जीरो से भी नीचे चल गई तो वो क्या हो गई, -mgr। आगे काइनेटिक एनर्जी का भी क्या है, ऊपर की माइनस नीचे की, सॉरी नीचे की माइनस ऊपर की, नीचे की ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, क्या इंक्रीज बताया, तो नीचे की ज्यादा में से छोटा माइनस करने का, हाफ mv² माइनस हाफ mv1², यस और नो। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा माइनस प्लस, तो यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर क्या है, इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज है और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिक्रीज है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आया था, माइनस, यस और नो। और बड़े में से हम छोटा माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर mgr उसमें से वो कम होते हैं इसलिए माइनस। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, एक mgr और एक mgr, 2 mgr, एक फत्तर और 2 फत्तर, एक फत्तर और एक फत्तर, 2 फत्तर, 2 mgr, क्या आएगा, 2 mgr, यस और नो, मतलब एक और एक 2, 1 mgr माइनस माइनस प्लस 1 mgr प्लस 1 mgr, 2 mgr। इधर क्या है, हाफ mv², मैं क्या करता, ये साइड देखो, ये कंसेप्ट, इसके अंदर भी हाफ m है, इधर भी क्या है, हाफ m, दोनों को कॉमन लिया, यस और नो, हाफ m गेट कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, v2² माइनस v1²। ध्यान से दीजिए, 2-3 बार से रिपीट करके देख लीजिए, यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज का क्या कंसेप्ट बताया मैंने। तो हाफ m कॉमन आया, v2² माइनस v1², क्या आया, v2² माइनस v1²। चलो यहाँ पर आते हैं, ये जो नीचे का 2 है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 4,
4GR क्या हो जाएगा 4, ये जो नीचे का 2 है डिवाइडेशन के अंदर, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 2 4GR। इधर क्या बचा V2² माइनस V1²। बट व्हाट इज V1²? व्हाट इज V1²? व्हाट इज V1²? दिस इज V1²। यस और नो? क्या हमारे पास V1² की वैल्यू है? क्या है? V1² = RG। क्या है? RG। तो V1² की जगह पे मैंने क्या लिखा? RG। क्या लिखा? RG। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? 4GR = V2² माइनस RG। अब ये माइनस RG इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस RG। इस माइनस RG को उठा के मैंने इधर लिया तो क्या हो गया? वो प्लस RG। 4RG, या फिर इसको GR को अपन RG भी लिख सकते हैं, फॉर कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए। GR RG एक ही होगा ना, ये सर 4RG + 1RG, जैसे यहाँ पर MGR + MGR 2MGR हुआ, तो 4RG + 1RG कितना RG? 5RG। 5 और 4 और 1 5, और इधर क्या आएगा? V2²। स्क्वायर इधर जाने के बाद क्या होता है? स्क्वायर रूट। इसको फ्लिप किया V2 का और स्क्वायर का अंडर रूट में गया स्क्वायर रूट। क्या आया? स्क्वायर रूट। तो क्या हमें V2 मिला? बट व्हाट इज V2? V2 इज नथिंग बट वेलोसिटी एट पॉइंट B। B माने क्या? लोएस्ट पॉइंट। जब अपन नीचे होते हैं तो हमारी वेलोसिटी कितनी होती है? √5GR। यस और नो? अब यहाँ तक हमने यहाँ की वेलोसिटी निकाल दी, यहाँ की निकाल दी, बट व्हाट अबाउट C? C की कोई बात ही नहीं कर रहा, बट C का भी कोई ना कोई लेना देना होगा। जैसे A में कंडीशन क्या थी? टेंशन 0 होता है। B में कंडीशन क्या थी? B में कंडीशन क्या थी? देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सेम यहाँ पर भी कंडीशन है, वो कंडीशन है टोटल एनर्जी एट B = टोटल एनर्जी एट C। जितनी एनर्जी यहाँ पर है उतनी एनर्जी यहाँ पर होती है, ऐसा क्या है? यहाँ की कंडीशन है। उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी एट B = टोटल एनर्जी ऑफ C। कम ऑन, क्या बोलो? टोटल एनर्जी एट B = टोटल एनर्जी एट C। टोटल एनर्जी मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दो ही एनर्जी होती है, यस और नो? एक तो काइनेटिक है क्या, फिर पोटेंशियल, और टोटल माने क्या? दोनों का समेशन। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया उसका इक्वेशन। हम कंडीशन, आपको इसके अंदर सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट वाला टेंशन 0 होता है, सेकंड वाला इंक्रीज डिक्रीज वाला, थर्ड वाला टोटल एनर्जी वाला। कंफ्यूज होना है क्या? नहीं, तीनों के अपने को कंडीशन याद रखनी है और वो कंडीशन वहां पर अप्लाई करनी है। तो क्या यहाँ पर मैंने अप्लाई की कंडीशन TE एट B = TE एट C। TE क्या आया? KE + P। KE + P। यहाँ पर B के ऊपर जब अपना पार्टिकल यहाँ पर आता है तो ऊपर से अपन नीचे उतरते, आपने फील किया होगा नीचे के साइड अपनी स्पीड कितनी होती है? बहुत ज़्यादा मतलब कौन सा एनर्जी में अपन? काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा? B के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। तो KE कितना है? हाफ mv2²। V2 क्यों लिया? क्यों? नीचे की बात चल रही है हमारी, 2v2 हाफ V2² हाफ mv2² प्लस 0। यहाँ पर 0 क्यों लिखा? अभी बताया। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे के ऊपर नीचे अपनी स्पीड कितनी होती है? बहुत हाई होती है, मतलब अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। आगे देखिए, हाफ V3²। 3 कहाँ से आया भाई? 3 यहाँ से आया। C की बात कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी एट C मतलब KE + P मतलब हाफ mv3² प्लस mgr। अब यहाँ पर mgr क्यों लिया? जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं हमारी स्पीड क्या होती है? कम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? mgr। क्या लेंगे? mgr। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, कुछ नई बात है क्या? नहीं। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। हाँ, हाफ mv3² प्लस mgr। यस और नो? अब आगे बढ़ते, ये तो 0 हो गया, इसको कंसिडर करने का नहीं। ये हाफ mv² v2²। अब इधर देखो, हाँ यहाँ पर m है, यहाँ पर m है। यस और नो? इसके नीचे मैं खुद सॉल्व कर देता, आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, मैं रेड से बहुत यूज़ कर दिया। इसके नीचे अपन सॉल्व करते हैं। ये 0 गायब हो गया, यस और नो? तो यहाँ पर क्या बचा? हाफ mv2² इक्वल टू इधर क्या है? हाफ m। यहाँ से m क्या कॉमन लेंगे अपन? यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 है क्या? नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 दे दो। अब ये बेसिक गणित है, आपको आना चाहिए। ये मैथ्स के टीचर से आप पूछ सकते हो, ये सर ये ऊपर 2 कहाँ से आया? क्योंकि हमें इसने बैलेंस करना था, तो इसलिए वहाँ पर क्या आया? 2। तो अंदर क्या बचेगा फिर? v3² प्लस 2mgr
V3 प्लस 2mgr। बेसिक गणित है इसलिए मैं फिर से सॉल्व करके दे रहा हूँ। आपको समझ में आया ये कंसेप्ट क्या थी? ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आई, मैथ्स के टीचर को आप पूछ सकते हैं। और बेसिकली अगर आपको मैथ्स है तो आपको समझ में आना ही चाहिए। तो इधर भी हाफ गया, इधर का हाफ गया, इधर का m, इधर का m, तो यहाँ क्या बचा रे भाई? V2 का होल स्क्वायर प्लस V3 का होल स्क्वायर प्लस 2mgr। V2 का होल स्क्वायर, V2 का होल स्क्वायर, V2 का होल स्क्वायर, ये भाई इसको देखो, V2 का होल स्क्वायर क्या है? 5gr। तो पुट कर दो 5gr, पुट किया, इक्वल्स टू क्या आएगा? V3 का होल स्क्वायर प्लस 2mgr। सॉरी m तो कैंसिल हो गया था ना, सॉरी m कैंसिल हो गया था, m अपन ने कॉमन लिया था ना, यहाँ से भी m उठाया, यहाँ से भी m उठाया, अंदर क्या बचा? V3 स्क्वायर प्लस gr, सिर्फ क्या बचेगा? gr। थोड़ा मैथ्स है वो, क्या है? थोड़ी सी गणित है। V3 स्क्वायर प्लस 2gr, यहाँ से m कॉमन ले लिया था, हमें कॉमन लेना मतलब क्या? वहाँ से उसको हटा देना। तो यहाँ पर क्या बचा? 2gr, क्या बचा? 2gr। अब ये प्लस 2gr, प्लस 2gr इधर आने के बाद क्या होगा? माइनस 5gr माइनस 2gr। तो इधर क्या बचेगा? V3 का होल स्क्वायर, 5gr में से 2gr गए, 5 गेहूं के दाने में से 2 गेहूं के दाने गए, तो कितने गेहूं के दाने? 3। यस और नो? 5gr में से 2gr गए, 3gr बचे। तो क्या वैल्यू है अपनी? V3 का होल स्क्वायर। तो फाइनल क्या आएगा अपना? V3 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3gr। कितना आया? 3gr। इसको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख लेता, इसको रेड में लिखो अपन। स्क्रीनशॉट खींचने से पहले आपको कंसिडर कर देंगे। रेड में लिखता हूँ, हाँ, V3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5gr। नीचे की स्टेप फिर से लिख रहा हूँ, 3gr, क्योंकि 5 में से 2 गए 3, और इसका स्क्वायर इधर आने के बाद क्या आएगा? स्क्वायर रूट अंडर रूट 3gr। तो ये क्या हुआ हमारी फाइनल वैल्यू किसकी? V3 की। मतलब इस डेरिवेशन के अंदर हमने क्या सॉल्व किया? या जो पार्टिकल परफॉर्म करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसके अंदर उसके टॉप के ऊपर कितनी वेलोसिटी रहती है, बॉटम के ऊपर कितनी रहती है, और मिडवे के ऊपर कितनी रहती है। टॉप का क्या इक्वेशन है? टॉप का क्या कंडीशन है? टेंशन 0। बॉटम का क्या है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका रीजन बताया आपको, नीचे आते समय अपनी स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए क्या कम होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड वाले का क्या है? टोटल एनर्जी एट B इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट C। ऐसा नो, टोटल एनर्जी मतलब क्या? KE प्लस PE, KE प्लस PE, और B के ऊपर PE कितनी होती है? 0। ये जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। ऐसा नो, अगर क्वेश्चन आता है आपको एज इट इज ऐसा लिखना है, आपको वी विल गेट मिनिमम 3 to 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये, या फिर 5 मार्क्स के लिए आएगा। यस और नो, लिख लीजिए पॉज करके। तो अभी हमने देखा वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके अंदर वेलोसिटी टॉप के ऊपर कितनी होती है, लोएस्ट के ऊपर कितनी होती है, और मिडवे के ऊपर कितनी होती है। अब जैसे हमने सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन देखे, सेम एप्लीकेशन अब किसे देखे हम? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के 2 ही एप्लीकेशन है। एक है स्फीयर ऑफ द डेथ, और दूसरा है व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज विच इज व्हाट? वर्टिकल। अब पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर। फर्स्ट वाला है स्फीयर ऑफ द डेथ। ये आपको एकदम कॉमन एग्जांपल बताता मैं। अगर आप सर्कस में या मेले में गए होंगे तो आपको एक बड़ा सा स्फीयर दिखता है, जिस होलो स्फीयर, अंदर से पूरा खाली होता है, बड़ा एक जाली टाइप स्फीयर होता है, जिसके अंदर 2 से 3 राइडर क्या करते हैं? 2 व्हीलर राइडर बाइक चलाते हैं, कैसे? वर्टिकली गाड़ी चलाते हैं। यस और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, चारों तरफ से वो क्या चलाते हैं? उसकी बाइक चलाते हैं। तो वो जो कंसेप्ट है वो है स्फीयर ऑफ द डेथ। ये उसका एक एग्जांपल है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सर्कस में देखा होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता। क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, बट अगर पूछा गया तो बेसिक नॉलेज आपको पता नहीं है। सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होता है, राइडर्स होते हैं, उसके बारे में जो जानकारी आपको है वो बता देंगे। आपका एक जो पैराग्राफ है वो पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा। बट नाउ व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज। अब ये क्या कंसेप्ट है, सुन लो। व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज, मतलब जो व्हीकल है अपनी, जो बाइक है, वो बाइक कहाँ पर है, या फिर बाइक है या फिर 4 व्हीलर है, कहाँ पर है? टॉप है। टॉप पे मतलब कहाँ, किसके टॉप पे? ब्रिज के टॉप पे। जो अपना ब्रिज होता है ना, ब्रिज आपके सिटीज़ के अंदर जो ब्रिज रहते हैं 4 वेज के ऊपर एक 2 वेज वाला एक ब्रिज होता है, वो होता है ब्रिज कॉन्वेक्स ब्रिज। कैसा? कॉन्वेक्स। उसके ऊपर क्या अपने व्हीकल है, तो वो व्हीकल के बारे में थोड़ी चर्चा करनी है। कौन सी चर्चा करनी है आगे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा कंसिडरेशन का पार्ट लिख लेंगे। कंसिडर अ व्हीकल ट्रैवल अलॉन्ग द वर्टिकल कॉन्वेक्स ब्रिज एट द टॉप पोजीशन। एक व्हीकल कंसिडर किया जो ट्रैवल कर रही है, कहाँ पर से ट्रैवल कर रही है? वर्टिकल कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से। वो कहाँ पर है? टॉप पे। उसको क्या है? मास m।
चलो उसको डेफिनेट जैसे हमने कंसिडर किया उसके ऊपर से हमने डायग्राम बना ली। जैसे ही मैं डायग्राम को देखता हूँ क्या आपको फील हुआ, जो मेरे को फील हुआ, क्या फील हुआ, जैसे ही मैंने डायग्राम को देखा तो मेरे को मालूम गिरा क्या वेट कहाँ पर है, नीचे mg, कहाँ पर है mg। सेम कंसेप्ट का कौन सी ये अपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसे कंसेप्ट है, नीचे mg, ऊपर क्या आएगा, ऊपर 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 आएगा नॉर्मल रिएक्शन n। कोई भी व्हीकल अगर ट्रैवल करती है कोई रोड के ऊपर से या ब्रिज के ऊपर से तो उसको परपेंडिकुलर एक फोर्स होता है, वो कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे हमने बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर देखा था, यस और नो, वहाँ पर हमारी जो व्हीकल थी वो क्रॉस थी, इसलिए हमारा नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, उसके परपेंडिकुलर, इसलिए वो हमें क्रॉस दिखा, यस और नो। यहाँ पर था वो परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर रहता है वो, सरफेस की, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो गई, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर आते हैं। तो व्हीकल है, व्हीकल का नॉर्मल रिएक्शन n, नीचे mg। अगर जैसे अब दूसरी बात, ये दोनों क्या प्रोवाइड्स करते हैं, ऑब्वियसली ऊपर क्या रहने वाला है, mv²/r। इसमें कोई शक वाली बात या नई बात आपको पता चली। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो नेसेसरी कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हमने इसके पहले भी चर्चा उसके ऊपर कर लिए, देखते से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो n है नीचे, तो आपको इसमें देख के क्या फील हुआ, जो वेट है, वेट ऑफ व्हीकल, बैलेंस किसको बैलेंस कर रही है, वो नॉर्मल रिएक्शन एंड व्हाट, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो क्या ये स्टेटमेंट्स के ऊपर से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेट ऑफ व्हीकल माने क्या, mg, क्या mg। तो कैसे लिख सकता मैं, mg इज इक्वल्स टू व्हाट, mv²/r प्लस n। कोई गलत बात है इसके अंदर नहीं। अभी प्लस n इधर आने के बाद क्या आएगा, -n, mg -n इक्वल्स टू mv²/r। अपन ये डेरिवेशन क्यों सॉल्व कर रहे हैं आपको पता है, अपन क्यों सॉल्व करें, क्योंकि अपने को वहाँ क्या फाइंड करना है, उसकी वेलोसिटी। यहाँ पर अभी तक भी हमने जो भी डेरिवेशन सॉल्व किया उसके अंदर हमें मोस्ट ऑफ टाइम क्या फाइंड करा, वेलोसिटी। फिर वो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड हो या फिर वर्टिकल टॉप पे पॉइंट हो, हमें क्या फाइंड करना है, उसकी वेलोसिटी। या फिर बैंक रोड हो, हम क्या फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड किया। तो अभी भी हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी। फिर आपको ये नहीं पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं डेरिवेशन। तो यहाँ पर हमने देखा, तो वी नो दैट बट n इज इक्वल्स टू 0, नॉर्मल रिएक्शन रहती है 0। क्यों के उसका रीजन है, व्हेन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ व्हीकल नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेज। यहाँ से जब अपन स्पीड बढ़ाते तो टॉप के ऊपर स्पीड क्या हो जाती है, एकदम मैक्सिमम स्पीड हो जाती है, सर की। उसके बाद तो हमें स्पीड कम करनी है। टॉप के ऊपर जब स्पीड बहुत मैक्सिमम रहती है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, 0। यहाँ लगा तो अपन लिख सकते हैं एज इंक्रीज इन, एज ब्लैक से ही लिखेंगे, एज इंक्रीज इन स्पीड नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज तो ये बेसिक बातें जो रहती है ना, वो नीड JEE के अंदर आती है, यस और नो। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखना है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, किसकी, व्हीकल की स्पीड बढ़ती है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, कम होती है। और टॉप के ऊपर एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट्स व्हाई नॉर्मल रिएक्शन 0। तो यहाँ पर पुट करेंगे, देखो ध्यान से, अगर पुट करेंगे नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू कितनी है, 0। तो mg -0 इक्वल्स टू mv²/r। 0 कंसिडर करने का क्या नहीं, mm गेट कैंसल, तो g इज इक्वल्स टू v²/r। ये v किधर गया, इधर, rg इज इक्वल्स टू v²। इसको फ्लिप किया, v² इक्वल्स टू rg, देन v इक्वल्स टू व्हाट, √rg। बेसिक गणित, स्क्वायर इधर आने के बाद स्क्वायर। तो इसको देख के आपको कुछ याद आया क्या, वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन कितनी आई, rg, √rg। एक 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले अभी हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन सॉल्व किया था, जिसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन थी टॉप पोजीशन ए, उसके ऊपर क्या था, टेंशन 0 था। दैट्स वाई अपनी वेलोसिटी कितनी आई थी, √rg v1, यहीं पर ही लिखा था मैंने 2 मिनट पहले। तो आप क्या कंपेयर कर पाए, तो वेलोसिटी टॉप के ऊपर कितनी होती है, √rg। बहुत इजी सा डेरिवेशन था, आपको इजीली आ गया होगा, बहुत मुश्किलात की नहीं थी क्या। ओके, अब आप क्या करो, इतना स्क्रीनशॉट कीजिए, लिख। हमने क्या देखा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन, वो तो कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे नाउ
अभी तक मैंने फर्स्ट लेक्चर दिन क्या बताया था आपको, क्या रोटेशनल डायनेमिक्स में 2 चैप्टर सीखने वाले हैं हम। यहाँ ऐसे 2 एरो करके बताया था, पहला वाला था सर्कुलर मोशन और दूसरा था रोटेशनल मोशन। तो अभी तक जो हमने पार्ट कंप्लीट किया तो वो सब क्या था, पूरा था सर्कुलर मोशन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या है बताने की जरूरत नहीं है, फिर इसका चैप्टर का नाम रोटेशनल डायनेमिक्स क्यों था, घूमने वाली चीजों का डायनेमिक्स सीखना था हमें, स्टडी ऑफ मोशन, यस और नो। अब आगे रोटेशनल मोशन में क्या है, अभी तक जो हम सीख रहे थे वो क्या था, ये पॉइंट P था, उससे सेंटर से लेके एक A पॉइंट था जो क्या कर रहा था, इसको हॉरिजॉन्टली एक राउंड मार रहा था, ये क्या हो गया सर्कुलर मोशन। या फिर पॉइंट P था या उससे दूरी पे A पॉइंट था, उसको क्या था वर्टिकली राउंड मार रहा था, ये क्या हो गया सर्कुलर मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या है, चलो बताता आपको। एक बॉडी लो, रिजिड बॉडी लेंगे अपन, एक इरेगुलर रिजिड बॉडी, यस और नो। अभी कोई भी रिजिड बॉडी, अभी रिजिड बॉडी माने क्या आपको समझ में आने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं की, कोई भी पत्थर लो या फिर कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज रिजिड, उसका एक पॉइंट होगा जहाँ पर पूरा उसका मास बैलेंस होगा, क्या होगा बैलेंस। अब ये कौन कौन सी भाषा यूज़ कर रहे सर आप, ये अब नया आया, इसका बेसिक एग्जांपल जो आपने घर में किया या फिर क्लासरूम में किया होगा, आपके कोई जो भी फ्रेंड्स रहते होंगे वो क्या करते हैं, अपने जो वो रहता है जो स्कूल पैड रहता है अपना, जिसके ऊपर हम पेपर लिखते हैं यस और नो, उसको एक उंगली के ऊपर क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, क्या करते हैं रोटेट, मतलब एक पॉइंट रहता है उसके ऊपर जहां पर वो क्या होता है बैलेंस होता है पूरा पैड, और वो क्या होता है रोटेट होता है, क्या होता है रोटेट, मतलब उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास, क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब जो मैं बता रहा ना वो आप नोट कीजिए या फिर ऐसे रहने बाद में लिखिए, बट ध्यान दीजिए एक कंसेप्ट आपको समझ में आई, सेंटर ऑफ मास मतलब पूरा मास जो सेंटर के ऊपर बैलेंस होता, क्या होता बैलेंस, पूरा मास, किसका मास, उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का पूरा मास एक सेंटर के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर बैलेंस होता, एक सेंटर या पॉइंट के ऊपर क्या होता बैलेंस होता, उसको क्या बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। मतलब कोई भी चीज का या कोई भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरी उसकी बॉडी क्या होती है बैलेंस होती है, उसे क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो आपको उस पैड का मास पता रहता है, अपन एक अज्यूम करके एक पॉइंट पे उससे घुमाते हैं, वो जो पॉइंट पे घूमता है पूरा पैड अपना, जो एग्जाम पैड होता है वो घूमता है, उससे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास, COM सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे हम एक रिजिड बॉडी लेते हैं, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी एक रिजिड बॉडी लेते उसका भी एक कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा जहाँ पर पूरा उसका बैलेंस होता है, यस और नो। अब उस मास के सेंटर ऑफ मास के पॉइंट में से एक लाइन पास करते हैं हम, क्या पास करते हैं हम लाइन, उस लाइन को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान दीजिए मैं क्या क्या बता रहा, पहले क्या बताया मैंने सेंटर ऑफ मास, उसके बाद क्या बताया एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अब अगर मैं पूछे व्हाट इज सेंटर ऑफ मास तो आप क्या बोलेंगे, अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी विल बी बैलेंस, यस और नो। एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी का मास क्या होता है बैलेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक एक्सिस है किसकी, रोटेशन की, मतलब वहां पर अगर हम उसमें रखते हैं उसके ऊपर तो रोटेट होती है ना बॉडी, यस और नो। जैसे हम एग्जाम पैड के एक पॉइंट के ऊपर उंगली रखते हैं, हम उसे घुमाते थे तो उससे क्या होती थी बॉडी रोटेट होती थी, और उसके बीच में जो लाइन हम इमेजिनरी लाइन खींचते उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या आपको 2 कंसेप्ट समझ में आई, मतलब रोटेशनल मोशन में इंटरेस्ट करने के पहले अपने ये 2 बातें आपको आना जरूर है। चलो अब ये तो हो गया, इससे मैं एज इट इज रखता हूँ। हम सिर्फ रोटेशन मोशन का बेसिक ज्ञान अभी हम एक एग्जांपल थ्रू लिखने वाले हैं, इसके आगे चैप्टर चालू होगा सब बेसिक, जैसे सर्कुलर मोशन के लिए मैंने बेसिक ज्ञान बताया था, सेम रोटेशनल मोशन के लिए बेसिक ज्ञान बता रहा हूँ। अब लीनियर मोशन या एंगुलर मोशन अपना था जो मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट डे आपको काम आएगा, एक साइड लीनियर मोशन लिखा था, एक साइड एंगुलर मोशन लिखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पहले पार्ट 1 देखिए, देन आपको समझ में आएगा। लीनियर मोशन में मैंने क्या बताया था, एस इज व्हाट, सब बोलो क्या है, एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। पहले दिन बताया था मैंने एस इज व्हाट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये किसके साथ इक्वल है या फिर एनालॉगस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब समझ में आया आपके, सेम जैसा ये था ऐसा क्या ये ही था, वी ओमेगा, यस और नो।
यहाँ समझ में आ गया आपका, यहाँ बस वेलोसिटी आएगा, यहाँ वेलोसिटी, ये लीनियर, ये एंगुलर, ये सब बातें अपनी हो गई। सेम एक्सेलरेशन के बारे में था, यस और नो, ये आपको क्यों रिपीट करा रहा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपको छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी है। अब ये तो हो गया वेलोसिटी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। बट क्या आपको कभी क्वेश्चन गिरा कि मास का कुछ है नहीं क्या एनालॉगस, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मास का एनालॉगस नहीं है क्या एंगुलर मास या फिर कुछ और, यस और नो। तो मास का जो एनालॉगस है व्हाट इज, अपने को बहुत बड़ा क्वेश्चन गिरा, अपने यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं वो, व्हाट इज एनालॉगस ऑफ मास, या फिर व्हाट इज एनालॉगस ऑफ फोर्स। फोर्स का भी अपन ने चर्चा नहीं करी, फोर्स का एनालॉगस क्या है, या फिर मूवमेंट या फिर मोमेंटम। समझ में आ रहा मैं क्या सिखाने वाला हूँ, आपको चमक रहा होगा, आपको वन बाय वन कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अभी तक जो हमने 3 क्वांटिटी देखी, कौन थी, लीनियर वेलोसिटी का हमने एनालॉगस लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फिर मास, फोर्स, FORCE, फोर्स और मोमेंटम, कम ऑन, क्या मास, फोर्स और मोमेंटम, इसका एनालॉगस क्या है, आपको क्वेश्चन गिरा होगा यस और नो, तो उसका जो एनालॉगस है वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। पहले 2-3 दिन 2 लेक्चर में हमें ये समझ में आ जाएगा इसका सबों का एनालॉगस क्या है, मास का क्या है, फोर्स का क्या है, मोमेंटम का क्या है और क्यों है, वही मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। चलो पहले बता देता क्या है, मैं इतना रफ करता हूँ, ये आपको बस रिवाइज के लिए बताया मैंने कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। पहले क्या बताया मैंने, सेंटर ऑफ मास, बाद में एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें आपको समझ में आया ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो बॉडी है, बॉडी क्या बोलते हैं अपन, रिजिड बॉडी, विच बॉडी, रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद मैं क्या बताने वाला, एनालॉगस बताने वाला है। तो पहले आएंगे अपन मास के ऊपर, मास की बात करिए। मास का एनालॉगस होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर लीनियर मोशन के अंदर हम मास कंसीडर करते तो एंगुलर और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डिनोटेड बाय आई। अब आप बोलेंगे सर इसका प्रूफ चाहिए हमें, इसका प्रूफ हमें कब मिलेगा, हम फाइंड करेंगे क्या, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। जब ये फाइंड कर लेंगे तब आपको मैं रिलेट करके बता दूंगा कि मास एनालॉगस किसके साथ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है काइनेटिक एनर्जी किसका, मास और इसके दोनों का एनालॉगस का प्रूफ है इन शॉर्ट, यस और नो, वो आपको समझ में आएगा। सेम टॉर्क भी हम फाइंड करेंगे, टॉर्क कैसा फाइंड करने का, मैंने टॉर्क एनालॉगस फोर्स के साथ कैसा है उसका भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, यस और नो। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अपन रोटेशनल मोशन में क्या क्या सीखने वाले हैं। एक रिजिड बॉडी के साथ खेलने वाले हम, जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास है और क्या है, एक रिजिड एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी, यस और नो। ये 3 चीज़ों के साथ हम खेलने वाले हैं, इन विच मास के बारे में चर्चा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा होगी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड होंगी, कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे, क्या पिछला सर्कुलर मोशन का कुछ रिलेशन है, 1 बाय 1 आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपने को एक कंसेप्ट और समझनी है, वो इसके बाद स्टार्टिंग में समझा देता आपको। ओके, इतना चाहो तो स्क्रीनशॉट लिख लो या फिर याद भी रख सकते हो। चलो अभी हमने स्टार्ट किया था रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा की अपन ने क्या जाना कि उसके अंदर मास के साथ एनालॉगस है, वो क्या है, एनालॉगस मतलब क्या, सिमिलर, क्या है, सिमिलर। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सीखने वाले हैं हम। मैंने इसके पहले आपको ऐसे डायग्राम बना के बताई है, रिजिड बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, दिस इज पार्टिकल M1 M2। जो पार्टिकल और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो रहता है रेडियस ऑफ गायरेशन। उसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको क्या याद रखना है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पार्टिकल इज कॉल्ड एज रेडियस। अब इसके आगे अभी हमने क्या देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, हमने क्या देखा, जो फिगर है, फिगर के बारे में जानकारी ले ली। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो है, ये साइन को ये साइन आपको पता है, ये साइन डिनोट करता है सम, समेशन वेरीज सम, क्या डिनोट करता है सम, i इक्वल्स टू 1 अप टू i इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या है, मतलब तुम i की जगह पे 1 पुट करो, बाद में 2 पुट करो, बाद में 3, कब तक पुट करेगा, जितने पार्टिकल है आपके पास। अब अगर एक बॉडी है तो उसके अंदर 2 या 4 पार्टिकल रहेंगे क्या, नहीं, जो रिजिड बॉडी है वो इनफाइनाइट पार्टिकल से बनी हुई है, बराबर। अब यहाँ पर हर पार्टिकल की समेशन, माने अब वो पॉसिबल है क्या, नहीं, इसलिए हम ये साइन अप्लाई करते हैं। इसका मतलब होता है सब पार्टिकल की सम करना, सब पार्टिकल के मासेस की सम करना, क्या करना, सम। तो फॉर्मूला है हमारा MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय कैपिटल I इज समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 अप टू I इज इक्वल्स टू n MI/RI होल स्क्वायर, MI/RI होल स्क्वायर। I का मतलब क्या है, I की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, या फिर 1000 पुट कर सकते हैं। जितने हमारे बॉडी के अंदर पार्टिकल से हम उतना वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया। अब ये फॉर्मूला तो हो गया, अब इसकी डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूले इसके ऊपर ही, मतलब ये फॉर्मूले का इन अलग लैंग्वेज के अंदर हमें कम दिखाया गया है। चल ठीक है, डिफाइन, लेट्स सी, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, ये क्या है, सम है, क्या है, इट इज द सम, ये समेशन का साइन लगा, किसकी सम है, इसकी सम, ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन है, किसका, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये क्या है, सम है, किसकी, प्रोडक्ट की सम है, ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल, ये हो गया आई एम ईच पार्टिकल, मतलब जितने भी पार्टिकल आपने कंसिडर किए उतने पार्टिकल का मास, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब यहाँ ये क्या है, सम है, किसका सम है, प्रोडक्ट का सम है, ये इट इज द सम, किसका, प्रोडक्ट का सम। किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये देखो, ये हो गया M1 M2 M3 M4, M1 M2 M3 M4, ये हो गया उसके मासेस, और उस मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, R1 R2 R3 R4, यस और नो। तो ये दोनों का प्रोडक्ट, उसकी सम, मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का प्रोडक्ट और उसकी सम। इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ना, उसको हमने अनदर लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किया, उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे इस फॉर एग्जाम्पल ये पेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जहाँ इसका एक पॉइंट मुझे फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पर ये क्या होता है, बैलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, उसका अज्यूम करते हैं, तो ये पॉइंट के बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इमेजिनरी लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं माना ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, जो ये साइड में जो भी पार्टिकल है, इस सब पार्टिकल का और उनके दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों का प्रोडक्ट और उसका सम किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो लेट्स रिकॉल, कम ऑन, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द sum of product of mass of each particle and square of perpendicular distance from axis of rotation, from axis of rotation। मतलब ये क्या है, सम है, किसका, प्रोडक्ट का सम है, और प्रोडक्ट किसका है, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब m और r का स्क्वायर है, दोनों का प्रोडक्ट और उसका सम, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज इट क्लियर? अभी तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बट अपनी हेडिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस विथ मास। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एनालॉगस के है, किसी साथ, मास के साथ। मतलब इन शॉर्ट वो क्या बोल रहे हैं, जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ऐसा हम ट्रांसलेशन मोशन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अपना एक ट्रांसलेशन मोशन होता है जिसको हम लीनियर मोशन कहते आ रहे हैं अभी तक, और एक होता है रोटेशनल मोशन। तो अगर लीनियर मोशन के अंदर आपको मास है, तो रोटेशनल मोशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो एनालॉगस कहते हैं। वो क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन, वेरी इजी, आपको सब फॉर्मूले पता है। चलो आगे, कंसिडर रिजिड बॉडी। मैंने एक बॉडी, रिजिड बॉडी कंसिडर किया, यस और नो। ये एक रिजिड बॉडी मतलब क्या, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, एक इरेगुलर
जो रिजिड है उसको क्या बोलते हैं अपन, रिजिड। जो हॉलो है क्या, नहीं हॉलो नहीं चाहिए हमें, कोई भी एक रिजिड बॉडी चाहिए। हैविंग मास, ऑब्वियसली अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उसको क्या होगा, मास होगा। एंड हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, यस और नो, मतलब उस बॉडी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। उस बॉडी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, पार्टिकल, यस और नो। जैसे M1 M2 M3, जैसे मैं अगर अज्यूम करूँ ये हमारी क्या है, एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नहीं, ये यस और नो। बेसिक ज्ञान है आपको। ये बॉडी जब बनी, वो बॉडी किससे बनी, एक मॉलिक्यूल से बनी। मॉलिक्यूल किससे बना, पार्टिकल से बना। पार्टिकल किससे बना, एटम से बना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, एक बॉडी है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है। और अगर वो पार्टिकल तो उसको भी क्या है, मास है, यस और नो। इस बॉडी को भी मास और उनके पार्टिकल्स को भी मास। तो यही लिखा हुआ देखो मैंने, कंसिडर रिजिड बॉडी हैविंग मास। इस रिजिड बॉडी चाहिए, रिजिड बॉडी को मास चाहिए एंड हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल को नाम दिया हमने M1 M2 M3 M4 अप टू M1। ये अप टू, इसको क्या बोलते हैं अपन, अप टू डैश 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 n मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज इनफाइनाइट पार्टिकल। तो आगे जितनी भी बार मैं ऐसा एक बनाऊं तो आपको समझ में आना चाहिए। M1 M2 M3 M4। M1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल का मास, सेकंड पार्टिकल का मास, थर्ड पार्टिकल का मास, फोर्थ पार्टिकल का मास, अप टू nth पार्टिकल का मास, मतलब जितने भी पार्टिकल हैं उसका मास। ये सब हो गए मास। एंड हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर ये बॉडी के अंदर पार्टिकल माना ये कॉर्नर का पार्टिकल और इसमें सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ मास, दिस इज पार्टिकल, ये दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा, यस और नो। उसको डिनोट हमने किससे करे, R से। तो उसको मैं हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 अप टू Rn। अप टू Rn का मतलब क्या, जितने भी पार्टिकल है उतना रेडियस, यस और नो। R1 मतलब क्या, फर्स्ट वाले का रेडियस, सेकंड वाले का रेडियस, थर्ड वाले का रेडियस, फोर्थ वाले का रेडियस बोलो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, एक ही है। आगे as the particle perform circular motion, let's see, as the particle perform circular motion। आप बोलेंगे सर सर्कुलर मोशन कहाँ से आया, अभी तो हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया। तो देख लीजिए, जब ये पार्टिकल, ये अपनी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के अंदर मास M1 है, बराबर, ये मास है M1 है। अब ये पार्टिकल जब रोटेट हो रही है, क्या हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इसको इससे ध्यान दीजिए, या फिर मैं कोई बड़ी चीज़ लेता हूँ, 2 मिनट, हाँ देख लीजिए, मैथ्स की बुक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसे रोटेट करता हूँ, रोटेट, इसका ये सेंटर ऑफ मास है और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट। तो ये बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल मोशन। बट इसके जो कॉर्नर के ऊपर जो पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कुछ याद आया, मैं अभी यहाँ पर बताया था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या परफॉर्म कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही, बट उस वो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अगर मैं ऐसा रोटेट करूँ उसको, तो ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यस और नो। मतलब आपको समझ में आएगा, सॉरी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा सर्कुलर मोशन, बट बॉडी क्या परफॉर्म कर रही, रोटेशनल मोशन। सेम अपना सेम कंसेप्ट किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर। अर्थ रोटेट हो रही है उसके ऊपर, बट अपन क्या परफॉर्म कर रहे, सर्कुलर मोशन। अपन एक, अगर इमेजिन किया ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर अपन क्या है, एक पार्टिकल है, तो अर्थ ऐसी रोटेट होती, उसके साथ ही साथ अपन भी क्या होते, एक सर्कुलर मैनर के अंदर घूमते, हॉरिजॉन्टली घूमते अपन, क्या होते, हॉरिजॉन्टल, यस और नो। तो अपन परफॉर्म कर रहे सर्कुलर मोशन और बॉडी परफॉर्म कर रही या अर्थ परफॉर्म करी रोटेशनल मोशन। तो ये एज लिखा मैंने, एज द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट हैज लीनियर वेलोसिटी। ऑब्वियसली उसको एक लीनियर वेलोसिटी होगी, यस और नो। पिछले डेरिवेशन के अंदर में सॉल्व किया, जिस यहाँ के अंदर लीनियर वेलोसिटी थी। तो लीनियर वेलोसिटी कितनी, v1 v2 v3 v4 अप टू vn। अब ये v1 क्या है, जो पहला पार्टिकल उसकी लीनियर वेलोसिटी, दूसरे की लीनियर वेलोसिटी, तीसरे की लीनियर, और n मतलब लास्ट वाले की लीनियर वेलोसिटी, जितने भी पार्टिकल हैं उतने, यस और नो, सबकी लीनियर वेलोसिटी। यहाँ तक आपको क्या समझ में आया, यस और नो। अगर डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। आगे देखो, एंड ऑल्सो हैविंग काइनेटिक एनर्जी। एंड यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, अपना डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिनल अपने यहाँ से समझ में आना चाहिए। एंड ऑल्सो हैविंग काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यस और नो, तो उसको क्या होगा, मास होगा, उसको वेलोसिटी होंगी, ऑलवेज उसको क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, पार्टिकल परफॉर्मिंग मोशन, फिर कोई भी हो तो उसको कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं, अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी कब रहती है, अगर पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है। अब ये मार्कर यहाँ पर मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर ये पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। एंड ऑल्सो हैविंग काइनेटिक एनर्जी। अब पहले E1
ke1 प्लस ke1 ke2 अप टू ke1। अब 3 4 जहाँ थोड़ी जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा, बट अपन 2 भी लिखते तो सफिशिएंट है। ke1 पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, अप टू लास्ट वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। बट वी नो व्हाट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वी नो दैट, अपने को पता है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ke इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यस और नो, ये आपको पता होना चाहिए, पिछले डेरिवेशन में अपन ने सॉल्व किया था। बट ब्यूटी बट व्हाट वी नो v इज इक्वल टू r ओमेगा। याद है फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1 मैंने क्या बताया था, क्या v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैं बताया था आपको आखिरी तक याद रहना चाहिए, आपको वहां पर यूज होगा। अब आपको मैं बता दिया तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ये हो गया v। बट पहले पार्टिकल का v, फर्स्ट v माने फर्स्ट लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r1 ओमेगा। r1 माने क्या है, अगर वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की तो रेडियस भी फर्स्ट पार्टिकल की, वेलोसिटी सेकंड की तो रेडियस भी सेकंड की। अब तुम बोले सर एंगुलर वेलोसिटी क्यों चेंज नहीं हो रही? अरे भाई एंगुलर तो सबका सेम है ना, सब एक ही स्पीड में घूम रहे, सब पार्टिकल अलग अलग स्पीड में घूम रहे क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये बॉडी घूम रही है या फिर अर्थ रोटेट हो रही है तो मैं जितनी स्पीड से घूम रहा हूँ सर्कुलर मैनर में, अब अपने को अज्यूम नहीं होता वो, बट अब मैं तो घूम रहा हूँ, अगर अर्थ रोटेट हो रही है तो मैं भी घूम रहा हूँ, तो जितनी स्पीड से मैं घूम रहा हूँ उतनी स्पीड से आप भी घूम रहे हो, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? सेम। इसलिए हम वो चेंज किया क्या? नहीं। v1 r1 ओमेगा, v2 r2 ओमेगा, v3 r3 ओमेगा, अप टू vn r1 ओमेगा। n का मतलब क्या? nth वाली वेलोसिटी, और n मतलब nth वाला रेडियस, और ओमेगा तो सबका सेम। तो ये हो गया। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। यस और नो? तो क्या मैं v के जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता? अभी बताया मैंने, बट वी नो v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो पहले वाले के लिए ये पुट करूंगा, सेकंड वाले के लिए ये, थर्ड वाले के लिए और nth वाले के लिए। तो ke फर्स्ट क्या आएगा? हाफ m1 v के जगह पुट किया मैंने r1 ओमेगा स्क्वायर, r1 ओमेगा क्या पुट किया? r1 ओमेगा, उसका होल स्क्वायर। उसका होल स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि v का स्क्वायर था और v की वैल्यू r ओमेगा है, तो v का होल स्क्वायर, तो दोनों का भी क्या आएगा? स्क्वायर। ये होगा फर्स्ट पार्टिकल का। सेकंड का क्या आएगा? ke2 हाफ m2। देखो यहाँ पर m1 था, यहाँ पर आया m2। ध्यान दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ पर भी 1। किसका? पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही थी, यहाँ पर दूसरे पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। तो क्या आएगा? हाफ m2, 2 क्यों? कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, r2 ओमेगा स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये रेड लाइन के ऊपर क्या है? यहाँ पर v था, v क्या था? v का स्क्वायर था, बट वी नो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो अप टू n, तो यहाँ तक समझ में आया। सेकंड तक आ गया, अभी थर्ड तक अपन नहीं लिखा, जगह कम थी। अब तो आप लिख सकते, फोर्थ तक आप लिख सकते, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, यहाँ पर जगह कम है। अप टू अपन ने n मतलब nth पार्टिकल का, तो क्या आएगा? हाफ mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्यों ले रहा है? क्योंकि v का होल स्क्वायर था। अब आगे नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे को एक बात बताओ, अब अपने को इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इसकी मिल गई, इसकी मिल गई, हर एक की मिल गई। अब मेरे को पूरे बॉडी की काइनेटिक, पूरे बॉडी के ऊपर के पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो मेरे को ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? सबों की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना पड़ेगी। फाइंड करने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसकी सम करना पड़ेगा, मतलब एडिशन करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? एडिशन। ठीक है, मैं क्या करता? टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करता। KET, टी माने क्या? टोटल, टी माने टोटल। तो KET क्या आएगा? KE1 प्लस KE2 प्लस KE3 अप टू KEN। समझ में आ रहा है आपके? सबका समेशन मतलब क्या? KET। तो KE1 की वैल्यू क्या है? क्या है? KE1, दिस इज KE1। यस और नो? तो इसको उठाओ, यहाँ पर पुट करो, ये हाफ पुट किया, ये m1 पुट किया। अब r ओमेगा का होल स्क्वायर है, तो r का भी स्क्वायर है और ओमेगा का भी स्क्वायर है। यस और नो? तो वही लिखा मैंने, r का भी स्क्वायर और ओमेगा का भी स्क्वायर। यहाँ 1 क्यों लिखा? कि 1 की बात चल रही थी। यहाँ m का 1 क्यों लिखा? कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल की बात चल रही थी। जैसा 1 का लिखा वैसा ही 2 का है। देखो सब सेम है, सिर्फ 2 आया। यस और नो? KE2 देखो, KE2 हाफ m2 r2 का होल स्क्वायर और ओमेगा का भी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया, एक स्टेप अपनी कम हो गई। अप टू हाफ mn, n मतलब क्या? nth पार्टिकल, rn nth पार्टिकल का होल स्क्वायर और ओमेगा का भी होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं देखो, अपने पास ये एक टर्म है, फर्स्ट टर्म जो पहले पार्टिकल का है, ये सेकंड टर्म और ये लास्ट टर्म। यस और नो? बीच में बहुत सारे टर्म्स है, जितने पार्टिकल होते हैं। अब इसमें देखो आपको क्या दिखा? हाफ दिखा। इसमें क्या दिखा? हाफ। इसमें भी क्या दिखा आपको? हाफ। तीनों में हाफ कॉमन है। यस और नो?
इसमें ओमेगा स्क्वायर भी सेम दिखा, इधर ओमेगा स्क्वायर भी सेम दिखा और इधर भी ओमेगा स्क्वायर सेम दिखा। जो सेम टर्म से हम क्या करते हैं उसे कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। तो यहाँ पर हाफ है, इसको लगा था अपन अलग इससे डिनोट करेंगे बिकॉज इससे स्क्वायर। देखो आपको बराबर हाफ 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 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है? सेम टर्म से। बट तुम बोले सर एम भी तो सेम टर्म है, एम आर भी सेम टर्म है, बट सुन लो ये एम सेम टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पार्टिकल का है, ये सेकंड पार्टिकल का है। सब पार्टिकल का मास सेम होता है क्या? नहीं, सब पार्टिकल का मास अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट अपने को पता है क्या? नहीं, इसलिए हम क्या लेते? अलग अलग। सबका रेडियस सेम होता है क्या? नहीं। देखो यहाँ पर आपको लगता है क्या सबका सेम? नहीं, इसलिए वो सेम कॉमन ले रहे क्या? नहीं, हम क्या कॉमन ले रहे हैं? हाफ और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ को कॉमन लिया, आगे लिख लिया, और ओमेगा 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 पीछे लिख लिया। इसको साथ में भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा अपन पीछे लिख लो। फिर अंदर क्या बचा? अब अंदर क्या है देखो, ये m1 r1 स्क्वायर लिखा, m2 r2 स्क्वायर लिखा, और अप टू mn rn का स्क्वायर लिखा। यस और नो? और जो हाफ और ओमेगा तो बाहर निकल गया था, अंदर क्या बचा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r स्क्वायर और mn rn स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब ऐसा है कि ये सम है। क्या है? सम, मतलब बेरीज, सबकी एडिशन है। किसकी एडिशन है? देखो m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर और अप टू mn r। अब ये आपको लिखे तक अपने को अप टू लिख सकते क्या अपन? नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या लिखता? ये साइन अप्लाई करता, समेशन का साइन। कौन सा साइन? समेशन। ये आपको दिख रहा होगा, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 अप टू i इक्वल्स टू n, mi ri स्क्वायर, mi ri स्क्वायर। यस और नो? इसका मतलब यही है, क्योंकि इसका मतलब क्या? समेशन करो। किसका समेशन? ये सबका समेशन। बस i की जगह पे एक बार 1 पुट करो, बाद में 2 पुट करो, अप टू n पुट करो। इसका मतलब ये है, मतलब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता, यस और नो? और इसको देखिए कुछ याद आया आपको? यस और नो? मतलब क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है? इसको गौर से देखिए, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 अप टू i इक्वल्स टू n mi ri होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय I। मतलब जो हमें ये बीच में का टर्म्स मिला वो क्या मिला हमें? I। तो क्या इसी जगह मैं I पुट कर सकता हूँ? यस और नो? तो मेरा फॉर्मूला क्या है? KET। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I बाय क्या आया? I मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर आप बोलेंगे अभी हमने डेरिवेशन का नाम सीखा था, हमने एनालॉगस, अभी तक तो एनालॉगस कुछ हुआ ही नहीं। फिर ये क्या है? ये अभी तक हमने क्या सॉल्व किया? अभी 2 मिनट रुको, आपको इससे आगे समझ में आ जाएगा। KET क्या मिला आपको? I ओमेगा स्क्वायर। आपको ये कंसेप्ट समझ में आई क्या? वेरी इजी है। पहले हमने क्या? मास कंसिडर किया, रेडियस कंसिडर की, उसके बाद क्या? वेलोसिटी कंसिडर की, देन हमने क्या कंसिडर किया? एनर्जी। 4 बातें याद रखना है, पहले मास, रेडियस, वेलोसिटी, उसके बाद एनर्जी। देन व्हाट? वी नो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? V इक्वल्स टू R ओमेगा। जो एनर्जी का फॉर्मूला है उसके अंदर जो V आता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, वो V के जगह क्या पुट करने का? अपने R ओमेगा पुट करने का। क्या पुट करने का? R ओमेगा। फिर वो E1 E2 E3 ओमेगा ओमेगा पुट किया अपन ने। पुट करने के बाद अब एनर्जी सबकी मिल गई, सबकी एनर्जी हमें एक साथ फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे? टोटल फाइंड करेंगे। टोटल मतलब क्या? सम करेंगे। सम किया, सम के अंदर सब पुट किया। यस और नो? बहुत इजी डेरिवेशन है। पुट करने के बाद हमें क्या दिखा कि एक ओमेगा स्क्वायर और हाफ क्या है? कॉमन, सेम टर्म से उसे बाहर लिया। और ये क्यों कॉमन नहीं आपको पता है? मैंने ये 1 का है, ये 2 का, ये 3 का, ये n का है। कॉमन लेने के बाद क्या दिखा मैं? ये टर्म्स की। इसका मतलब क्या है? समेशन। इसका समेशन m और r का समेशन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता, मैथ्स का बेसिक गणित का रूल है। ये लिखने के बाद इसको देखा मैंने और इसको देखा, मेरे को क्या फील हुआ कि ये I का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? I, इसलिए मैंने I पुट कर दिया। अब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, मैं उस साइड का रफ करता हूँ, देन अपन आगे का इसके नीचे का 1-2 लाइन बचे, 2 से 3 लाइन, वो अब लिख लेता। ओके, पॉज करके लिख लेता। ओके, 3 2 1 रफ करूँ? ओके, डेफिनेशन आपको याद हो गई होंगी। डेफिनेशन याद करने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसके और पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस का स्क्वायर लेने का, उसको इंटू क्या करने का? उसका मास, उसकी क्या करनी? सबकी सम, सब पार्टिकल की, उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके नीचे का जो फॉर्मूला हमारा नीचे आया, वो यहाँ पर फिर से लिखते हैं। लेट्स सी I क्या आया हमारा? सॉरी, I नहीं, काइनेटिक एनर्जी टोटल KET क्या आया? I ओमेगा स्क्वायर, I ओमेगा स्क्वायर। यस और बट वी नो ये कौन सी है? फॉर
फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन। आपको समझ में आ रहा है? जब रोटेशनल मोशन, हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? इतनी। और के ई टी सादी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ, सॉरी हाफ लिखना भूल गए अपन, हाफ है ना, ये हाफ एम वी स्क्वायर फॉर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? इतनी होती है। यस और नो? कोई नई बात है क्या? अगर मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, आप क्या बोलते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। बट वो किसके लिए होती है? लीनियर मोशन के लिए। रोटेशनल मोशन के लिए तो आप दोनों को कंपेयर कीजिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखता है इसको भाई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ। ये क्या है? वेलोसिटी। कौन सी? एंगुलर। एंगुलर क्यों है? क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात कर रही है, वो एंगुलर ही घूमता। ये कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर, क्योंकि ये लीनियर घूमता, तो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, हाफ हाफ। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और ये है, ये क्या है? आई, और ये क्या है? एम। तो क्या आप अगर ये दोनों कंपेयर किया तो आपको क्या फील हुआ? फ्रॉम अबोव डिस्कशन, फ्रॉम अबोव, from our discussion we can say that from above discussion, जितना भी डिस्कशन किया हमने, अगर रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो लीनियर मोशन के अंदर क्या है? मास। तो फिर वो दोनों क्या हुए? एनालॉगस। क्या हुए? फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस, विथ मास। क्या आपको समझ में आया कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस मास के साथ कैसे है, क्यों है? अपने डेरिवेशन सॉल्व किया, कौन सा डेरिवेशन सॉल्व किया? काइनेटिक एनर्जी का। मतलब ये बात डायरेक्टली आपको बोल सकता था कि ये दोनों एनालॉगस है, बट मेरे को आपको प्रूफ बताना था। तो आपको क्या प्रूफ समझ में आया? रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला है, लीनियर मोशन में ये फॉर्मूला है। तो लीनियर मोशन का फॉर्मूला आपको याद था, पर रोटेशनल मोशन में याद था क्या? नहीं। तो इसलिए हमने क्या सॉल्व किया? डेरिवेशन। कैसा सॉल्व किया? आपको यहाँ पर बाजू में ही है, सर नो मिला कि डेरिवेशन फॉर्मूला, डेरिवेशन के इसके फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या इक्वल बोल सकते हैं। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में।